हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बायोमोलिक्यूल में नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ओल्ड डेफिनेशन से। ओल्ड डेफिनेशन में क्या बताया गया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। इट मीन्स इसका फॉर्मूला हुआ आपका CnH2O का होल एन C6H12O6। पर ये फॉर्मूला आपकी सारी सुगर्स पे फिट नहीं होता, इसलिए ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं हुई ना सारी सुगर्स पे। इसके लिए आपको न्यू डेफिनेशन दी गई। न्यू डेफिनेशन में क्या है कि दी आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड। या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन एल्डिहाइड है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स देखेंगे अपन एक शुगर में कि मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं। मिनिमम आपके 3 कार्बन हो सकते हैं एक शुगर में, और मैक्सिमम आपकी सिंगल शुगर है उसमें मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं, 7 कार्बन। वो हो गई आपकी हेप्टोज। तो अब कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसमें किरेल कार्बन प्रेजेंट है। किरेल कार्बन प्रेजेंट है तो आपकी मैक्सिमम शुगर है वो आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती हैं, डी फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। बट जो आपकी फ्रक्टोज है वो आपकी लीवो रोटेटरी फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको आपको याद रखना है। अब अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। एल्ड एल्डोस शुगर या एल्डिहाइड है तो अपन 3 कार्बन को बोलेंगे ग्लिसरेल्डिहाइड, 4 कार्बन को बोलेंगे इरिथ्रोज, 5 कार्बन को बोलेंगे राइबोज, 6 कार्बन को बोलेंगे ग्लूकोज या गैलेक्टोज। 2 टाइप की शुगर हैं 6 कार्बन में। कीटोज ग्रुप प्रेजेंट है अगर आपकी शुगर में तो 3 कार्बन का हो गया आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, 4 कार्बन का हो गया आपका इरिथ्रोज, 5 कार्बन का हो गया राइबुलोज, 6 कार्बन का हो गया फ्रक्टोज और 7 कार्बन का हो गया सुडोहेप्टुलोज। तो अब अपन देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपके 3 कार्बन है तो अपन उसको ट्रायोज बोलेंगे, 4 कार्बन है तो उसको टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंटोज, 6 कार्बन को हेक्सोज और 7 कार्बन को हेप्टोज। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे है। ये क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो आपके जो मोनोसेकेराइड है उसको आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते क्योंकि वो तो आपकी एक सिंगल यूनिट है, तो इसका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं करवाया जा सकता। और इसके एग्जाम्पल है आपका हेक्सोज। तो हेक्सोज में आपका ग्लूकोज बनाते हैं अपन 6 कार्बन से। तो 6 कार्बन के आपके ग्लूकोज का ये लीनियर डायग्राम है डी ग्लूकोज। ये आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कार्बन से, और लास्ट कार्बन ये आपका 6 कार्बन हो गया। अब आप ग्लूकोज की रिंग फॉर्म करेंगे तो आपके फर्स्ट कार्बन है वो 5th कार्बन की OH के साथ आपकी रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो आपके 5 तो कार्बन हो गए आपकी रिंग में और एक छठा आपका ऑक्सीजन हो गया। तो जब 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे तो उस रिंग को अपन बोलेंगे पायरोन। इस टाइप की रिंग को अपन पायरोन बोलेंगे। अब अपन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो आपका फर्स्ट कार्बन है इसको अपन एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन या कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसकी और कार्बन्स के अपन ने नाम नहीं दिए, इसी का क्यों दिया, क्योंकि आगे चल के इसके बेसिस पे अपन शुगर के रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इस कार्बन की पोजीशन आपको याद रखना जरूरी है। एनोमेरिक कार्बन है आपका फर्स्ट। इसकी पोजीशन में डिफरेंस के बेसिस पे अपन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे। जब आपका OH ग्रुप नीचे की साइड में प्रेजेंट है तो वो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। बट जब आपका एनोमेरिक फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो वो आपका बीटा डी ग्लूकोज हुआ। ये आपका OH ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हैं। आपके फर्स्ट रिंग के फर्स्ट कार्बन पे आपका अगर
OH ग्रुप नीचे की साइड प्रेजेंट है तो वो आपका अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, और अगर यही कार्बन फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप आपके ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो वो आपके बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अब अपन गैलेक्टोज और देखते हैं 6 कार्बन का ही। ये देखो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज तो हो गया अपना। अब अल्फा डी ग्लूकोज से अपन अल्फा डी गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करेंगे। जो आपके फोर्थ पोजीशन का कार्बन है उसका OH ग्रुप आपका ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो वो आपके अल्फा डी गैलेक्टोज हो जाएगा। और बच्चे पूरी स्ट्रक्चर सेम है, फर्स्ट कार्बन का OH भी नीचे है, सारे के सारे OH और H ग्रुप की पोजिशनिंग सेम है, सिर्फ फोर्थ कार्बन की पोजीशनिंग चेंज की अपने। अल्फा डी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप नीचे प्रेजेंट था तो वो तो हो गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज, और ये OH ग्रुप ऊपर की साइड चला जाएगा तो आपका हो जाएगा अल्फा डी गैलेक्टोज। इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज से अपन बीटा डी गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करेंगे तो वही फोर्थ कार्बन की पोजीशनिंग के बेसिस पे और सारे कार्बन आपके सेम पोजीशन पे रहेंगे आपकी OH और H ग्रुप। बट जब फोर्थ कार्बन की पोजीशन का OH ग्रुप नीचे से ऊपर की साइड चला जाएगा तो अपन इसको ग्लूकोज की बजाय बीटा डी गैलेक्टोज बोलेंगे। अब अपन देखेंगे कि आपकी फर्स्ट पोजीशन के बेसिस पे आपने अल्फा डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करवाया था तो ये तो आपके एनोमर्स हो गए। बट जब आपने फोर्थ पोजीशन की बेसिस पे अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी गैलेक्टोज का फॉर्मेशन करवाया फोर्थ कार्बन की पोजीशनिंग की बेसिस पे, तो ये वाले आइसोमर्स आपके एपीमर्स कहलाएंगे और ये वाले आपके एनोमर्स कहलाएंगे। और ये आपका किरेल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, या अपन ने इसका एक नाम और देखा था ना बच्चे, एनोमेरिक कार्बन या किरेल कार्बोनिल कार्बन हो जाएगा ये आपका। अब अपन बनाएंगे फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में आपकी फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती है। कैसे? आपकी फ्रक्टोज किससे बनता है? 6 कार्बन की कीटोज शुगर से बनता है। तो फ्यूरान रिंग में आपके 4 तो कार्बन प्रेजेंट होंगे और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो अपन उसको बोलेंगे फ्यूरान रिंग। आपके 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है इसमें, इस रिंग में। तो अपन इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन से आपकी रिंग स्टार्ट हो रही है और आपके 5 कार्बन तक तो रिंग में है, छठा कार्बन बाहर है और एक आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अल्फा डी फ्रक्टोज में आपके CH2OH ग्रुप ऊपर की साइड में है तो अपन उसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर ये आपका CH2OH ग्रुप नीचे की साइड आ गया तो अपन इसको बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। मतलब आपके सेकंड कार्बन के CH2OH ग्रुप की पोजीशनिंग के बेसिस पे इसके अल्फा और बीटा आइसोमर्स बन रहे हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तो अपन ने C1 कार्बन की पोजीशन के बेसिस पे डिसाइड किया था, और फ्रक्टोज में अपन आपका एनोमेरिक या कार्बोनिल कार्बन C2 है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपका एनोमेरिक या कार्बोनिल कार्बन आपका C1 था। तो ये जो लाइंस अपन ने 2 लास्ट में ऐड की हैं वो आपकी बच्चे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आपको लर्न करनी है इनको। अब अपन मोनोसेकेराइड्स अपन ने देख लिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में आपका पहला है माल्टोज। पहला डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है आपका माल्टोज। माल्टोज किसका डाइसेकेराइड होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। जब दो अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बॉन्ड बनाते हैं तब आपके माल्टोज का फॉर्मेशन होता है और आपके एक H2O निकल जाता है। आप देख रहे हैं एक हाइड्रोजन कम है और 2 ऑक्सीजन कम है, H2O निकल गया है यहाँ पे बॉन्ड बनाते टाइम। तो आपकी फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में आपके अल्फा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो आपके माल्टोज का फॉर्मेशन हो गया। माल्टोज में आपके 2 अल्फा डी
ग्लूकोज हैं, उन्होंने बॉन्ड का फॉर्मेशन करके माल्टोज का फॉर्मेशन किया। अब सेकंड आपका डाइसेकेराइड है लैक्टोज। तो लैक्टोज में आपके दो हैं आपकी बीटा डी ग्लूकोज, ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है और ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है। आपकी फर्स्ट और फोर्थ कार्बन में बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो आपके लैक्टोज का फॉर्मेशन हुआ। दो बीटा डी ग्लूकोज जब बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ते हैं तो आपके लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट आपके सुक्रोज। सुक्रोज में बच्चे आपके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज अलग अलग है। अपन ने देखा कि आपके माल्टोज और ये आपका माल्टोज और ये आपका लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज में अपन ने सेम इकाइयां ली थी बॉन्ड बनाने के लिए, बट आपकी सुक्रोज में दो डिफरेंट इकाइयां हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो आपकी बनेगी सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। सुक्रोज बच्चे आपके प्लांट्स में पाई जाती है ना, ट्रांसपोर्ट जब आप ग्लूकोज से फूड का ट्रांसफर करवाते हैं तो सुक्रोज के रूप में तो होता है, तो उसमें आपकी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज दो इकाइयां होती हैं, उन्होंने आपकी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ग्लूकोज का आपका फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का आपका सेकंड कार्बन है, उनके बीच में आपके अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का आपके सेकंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उससे आपकी सुक्रोज बना है। तो अपने डाइसेकेराइड हो गए। अब अपन ने जो एनोमेरिक या कार्बोनिल कार्बन देखा था तो उसके बेसिस पे अपन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर डिसाइड करेंगे। जब आपका रिड्यूसिंग शुगर कब होगी, जब आपका एनोमेरिक या फिर कार्बोनिल कार्बन फ्री है, मतलब बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी रिड्यूसिंग शुगर हो गई। बट जब आपका एनोमेरिक या कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है तो आपकी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई। तो आपकी रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज। सुक्रोज में बच्चे क्या हुआ था कि जो आपका ग्लूकोज का तो अपन ने फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन बताया था और फ्रक्टोज का अपन ने सेकंड कार्बन बताया था, तो ये दोनों कार्बन ही आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपके टेस्ट देने के लिए कि शुगर रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, अपन फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज के तो फर्स्ट कार्बन के बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे। अगर वो कार्बन फ्री नहीं है, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो ये शुगर तो नॉन रिड्यूसिंग टेस्ट ही देगी ना अपन को इसके बेसिस पे। और सब में तो आपने देखा कि अपन ने यहाँ पे लैक्टोज का फॉर्मेशन किया तो आप में 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, पर इसका 1 तो आपके लिए फ्री है तो वो आपको टेस्ट दे देगा। इसी तरह आपके माल्टोज में 1 और 4 में बॉन्ड बनाया, बट इसका ये एक कार्बन तो आपका फ्री है, वो आपके रिड्यूसिंग का टेस्ट दे देगा। बट सुक्रोज में क्या हुआ कि इन दोनों ने ही बॉन्ड बना लिया, तो ये शुगर आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई। और आपकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तो सिंगल इकाई है, इनका तो फर्स्ट कार्बन फ्री है। तो इस बेसिस पे अपन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर डिसाइड करते हैं। अब अपने पॉलीसेकेराइड देखेंगे। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीमर्स है मोनोसेकेराइड्स के, मतलब एन पॉलीसेकेराइड्स हैं, तो उसमें कितने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे, वो n-1, एक तो फ्री रहेगा ना, लास्ट वाले का एक कार्बन फ्री, फर्स्ट कार्बन फ्री रह जाएगा, तो एक कम बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दो के बीच में बॉन्ड बनता है तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड कम बनेगा जितनी आप मोनोसेकेराइड शुगर ले रहे हैं। अब पॉलीसेकेराइड शुगर्स आपकी टू
टाइप से बताई गई, या तो स्टोरेज के टाइप पे या फिर स्ट्रक्चरल के टाइप पे। तो स्टोरेज के टाइप पे आपकी तीन शुगर्स हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन, ये बच्चे। और स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपकी सेलुलोज, काइटिन और पेप्टाइडो ग्लाइकेन, यहाँ भी आपकी तीन शुगर हैं। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और इन्यूलिन, सेलुलोज और काइटिन, ये तो सारे आपकी होमोपॉलीमर्स हैं, मतलब एक ही इकाई, एक जैसी इकाइयां जुड़ रही हैं। बट पेप्टाइडोग्लाइकेन आपका हेट्रोपॉलीमर है, उसमें एक से ज्यादा टाइप की इकाई जुड़ के पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो जो आपका इन्यूलिन है वो फ्रक्टोज का पॉलीमर है। और इस आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनोलिन का यूज देखा होगा। मेजर जीएफआर को मेजर करने में अपन इनोलिन का यूज लेते हैं। अब आपके सबसे पहले अपन स्टार्च देखेंगे। स्टार्च किसका पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज से आपके स्टार्च बन का फॉर्मेशन होता है। तो आपके ये अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां हैं। अब बच्चे फर्स्ट और फोर्थ नंबर के कार्बन ने आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और फर्स्ट और जो आपका फ्री है सिक्स्थ, इसमें दो टाइप की बॉन्ड बन रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, फर्स्ट एंड सिक्स्थ कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं। तो फिर आपकी स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ड में तो सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, पर कुछ वर्ड में आपको दोनों टाइप के बॉन्ड दिखेंगे, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड सिक्स के साथ दोनों टाइप के। तो वो तो हो गया आपको एमाइलोपैक्टिन। पर जिसमें सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं वो आपका अमाइलोज हो गया। अमाइलोज में एक टाइप का लिंकेज है आपका अल्फा 1,4 लिंकेज। ये आपके टोटल स्टार्च का 20% होता है और ये वाटर के साथ सोल्यूबल होता है। बट जो आपका अमाइलोपैक्टिन है उसमें आपके दोनों टाइप के लिंकेज देखने को मिल रहे हैं, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। और ये अमाइलोपैक्टिन है वो आपकी ग्लाइकोजन के सिमिलर है। ये इसकी बच्चे प्रॉपर्टीज हैं। तो जो आपका स्टार्च है उसमें आपका 20% पार्ट तो अमाइलोज से बना है, तो वो तो स्लाइटली सोल्यूबल होगा। बट जो आपका ग्लाइकोजन है वो सिमिलर है आपका अमाइलोपैक्टिन के। तो आपका अमाइलोपैक्टिन वाटर इंसोल्यूबल होता है, तो ये ग्लाइकोजन भी आपका वाटर इंसोल्यूबल हो गया। अब सोल्यूबिलिटी की बेसिस पे अपन क्रम देख रहे हैं। सबसे ज्यादा सोल्यूबल आपका अमाइलोज होगा, फिर आपका स्टार्च हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च में थोड़ा तो अमाइलोज प्रेजेंट है ना, 20% के लगभग। तो उसके बाद में आपका अमाइलोपैक्टिन आ जाएगा, और उसके अमाइलोपैक्टिन के सेम ही है ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर, तो अपन इसको बराबर में रख देंगे। अब अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी, ये स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। स्टार्च की ये वाली स्ट्रक्चर है वो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। मतलब ये जो आपकी सीधी रो में जो दिख रहे हैं वो तो अल्फा 1,4 लिंकेज शो कर रहा है, और जो आपका यहाँ पे दूसरी चेन आके जुड़ रही है तो अल्फा 1,6। आप सीधी रो बनाने के लिए अल्फा 1,4 लिंकेज का यूज करते हैं, और जो आप एक रो से दूसरी रो को जोड़ने के लिए अल्फा 1,6 लिंकेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब ये जुड़ रही है तो आपकी अल्फा 1,6 लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह का डायग्राम दिया गया है। अब अपन देखेंगे इस डायग्राम को अपन इस तरह भी बना लेते हैं। तो जो आपका एमाइलेज है वो कॉइल्ड हो दिखाई दे रहा है, इसका कुछ पार्ट आपको कॉइल्ड होता दिखाई दे रहा है। कॉइल्ड होता पार्ट है, इसमें जब आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो इन स्ट्रक्चर में आपका आयोडीन आ जाएगा। बट एमाइलोपैक्टिन आयोडीन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई कॉलिंग वाले स्ट्रक्चर ही नहीं बन रही। तो सिंस अमाइलोज फॉर्म हेलिक्स, इट कैन ट्रेप I2, ये I2 ट्रेप कर लेगा। इससे अपन को पता चल जाएगा कि इसने हेलिक्स का फॉर्मेशन किया है। अब अपन नेक्स्ट पॉलीमर देखेंगे सेलुलोज का। सेलुलोज में आपके बीटा डी ग्लूकोज के
इकाइयां प्रेजेंट होती हैं आपकी, तो आपके सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है और ये आपकी बीटा 1,4 लिंकेज शो करेंगे। सेलुलोज आपके बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और इसमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है? बीटा 1,4 लिंकेज। अब करेंगे एमिनो शुगर। एमिनो शुगर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब बीटा डी ग्लूकोज में अपन सेकंड कार्बन पे एमिनो ग्रुप ऐड करवा देंगे तो आपके NH2 आ जाएगा सेकंड कार्बन पे, और अगर अपन फिर इसको CH3COOH से रिएक्शन करवा देते हैं NH2 की, तो आपका NHCO CH3 का फॉर्मेशन करेगा। ये आपका है NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। अब अगर इसमें अपन इसके म्यूरोमिक एसिड ऐड करवा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा NAM। अब अपन काइटिन का फॉर्मेशन, अपन ने एमीन शुगर इसलिए पढ़ी क्योंकि अपन ने काइटिन को समझना है। तो काइटिन में क्या होता है? होमोपोलीमर है ये NAG का। NAG की बहुत सारी इकाइयां जुड़ के, जो अपन ने सेकंड लास्ट बनाया था ना NAG, इसकी बहुत सारी इकाइयां जुड़ के आपकी काइटिन का फॉर्मेशन करेंगी। तो काइटिन में आपके बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। अब अपन एक बार लिंकेज देख लेते हैं सारे। माल्टोज में अल्फा 1,4 लिंकेज है, लैक्टोज में बीटा 1,4 लिंकेज है, स्टार्च में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों टाइप के लिंकेज हैं। एमाइलोज में आपका अल्फा 1,4 लिंकेज है, अमाइलोपेक्टिन में आपका अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 दोनों टाइप के लिंकेज थे। ग्लाइकोजन एमाइलोज के सेम ही है और फ्लोरिडीन स्टार्च भी ग्लाइकोजन के सिमिलर है, तो इसमें जो लिंकेज पाए जा रहे हैं वही लिंकेज आपके फ्लोरिडियन स्टार्च में पाए जाएंगे। आइसोमाल्टोज में आपका लिंकेज है अल्फा 1,6, सेलुलोज में आपकी लिंकेज है बीटा 1,4, काइटिन में आपका लिंकेज है बीटा 1,4 और पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये मॉडिफाइड शुगर है NAG और NAM की, जिसमें बीटा 1,4 टाइप का लिंकेज पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या क्या हैं? ग्लूकोज है वो आपका ग्रेप शुगर है और ब्लड शुगर है, ब्लड में आपके ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रक्टोज आपका फ्रूट शुगर है, माल्टोज आपका ग्रेन शुगर है, लैक्टोज आपका मिल्क शुगर है और सुक्रोज आपका टेबल शुगर है। और विटामिन सी का फंक्शन भी आपको याद रखना है, विटामिन सी डेरिवेटिव है शुगर का। अब अपन लिपिड स्टार्ट करते हैं। लिपिड अपने बच्चे छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है NCERT में, अभी अपन देख लेते हैं फटाफट। तो लिपिड अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल है और एसिड, बट ये एसिड इंसोल्यूबल पूल में प्रेजेंट था। क्यों प्रेजेंट था? इसका मॉलिक्यूलर वेट तो अपन ने 800 डाल्टन से कम है, क्योंकि ये एग्रीगेट इकाइयां बना लेता है, इसकी वजह से लिपिड इंसोल्यूबल पूल में प्रेजेंट था, अपन ने देखा था ये। अब लिपिड कौन कौन से लिपिड हैं अपने? फैट, ग्लिसरॉल, वैक्स और सुबेरिन आपके सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल हैं। फैट, ग्लिसरॉल, वैक्स और सुबेरिन आपके सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड हैं आपके लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। डेरिवेटिव लिपिड हैं आपके कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्ट। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल से अपन बनाते हैं विटामिन डी को, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को। तो आपकी सिंपल लिपिड थी फैट, ग्लिसरॉल, वैक्स एंड सुबेरिन। कॉन्जुगेटेड लिपिड है आपके लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। डेरिवेटिव लिपिड है आपके कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल से अपन बनाते हैं विटामिन डी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। लिपिड में अपन नेक्स्ट देखते हैं कि लिपिड का एग्जाम्पल था अपना फैट, जो आपकी सिंपल लिपिड थी। तो जो फैट होती है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की बनी होती है। तो ग्लिसरॉल में क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होती है, ये आपकी प्रोपेन है, इस पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गए तो ये आपकी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन हो गया आपका
ग्लिसरॉल। और फैटिक एसिड में क्या होता है, लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब आपकी लॉन्ग चेन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो दो टाइप की है। या तो आपका सैचुरेटेड फैटिक एसिड है, मतलब पूरे में आपके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी ने इसका एग्जांपल दे रखा है पामेटिक एसिड जो 16 कार्बन का है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने 20 कार्बन के 20 कार्बन का आपका एरेकिनोइड है वो दे रखा है। एरेकिनोइड में आपके 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं। अगर आपका एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अपन उसको बोलते हैं मूफा। पर आपके एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं अगर फैटिक एसिड में 2, 3, 4, तो अपन इसको बोलते हैं पूफा। पूफा की फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटिक एसिड। अपन को एक पूफा का एग्जांपल याद रखना है बस, एरेकिनोइड। अब एरेकिनोइड की प्रॉपर्टी याद रख लीजिए आज आप कि पूफा है, इसमें 4 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और ये EFP है, असेंशियल फैटिक एसिड है। मतलब आपके जो डबल बॉन्ड वाला 4 डबल बॉन्ड वाला एरेकिनोइड है वो आपका असेंशियल फैटिक एसिड है। मतलब आपकी मूफा है जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो तो अनहेल्दी पाया जाता है, पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है आपके अनसेचुरेटेड फैटिक एसिड में तो आपका हेल्थी माना जाएगा, वो ये असेंशियल है आपकी बॉडी के लिए। अब एक आपकी नोमेनक्लेचर और दे रखा है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ये क्या है, अपन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं बेसिकली COOH ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 ऐसे। पर जब अपन इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दें तो ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये आपका अल्फा हो गया फर्स्ट के बाद में, ये बीटा हो गया, ये आपका ओमेगा 3 हो गया। इसी तरह ओमेगा 3 हो गया, फिर आपका ये 4 5 6 हो जाएगा, ये आपका ओमेगा 6 हो गया। अगर ओमेगा 3 बेसिकली आपको ओमेगा 3 याद रखना है, ओमेगा 3 आपकी गुड फॉर हेल्थ के लिए है। और ओमेगा 3 का एग्जाम्पल दिया गया है फिश ऑयल, अरेकिनोइड एसिड। तो आपको नंबरिंग के चक्कर में ना पड़ के सीधा याद रख लेना है कि ओमेगा 3 जो आपका है वो आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया है और आपका इसका एग्जाम्पल है फिश ऑयल का। और जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है एरेकिनोइड एसिड वो आपके ओमेगा 3 का ही एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, अब अपन फैट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फैट में क्या आपका ग्लिसरॉल और फैटिक एसिड प्रेजेंट है। तो जब आपका एक फैटिक एसिड ग्लिसरॉल के साथ ऐड करवाएंगे तो मोनोग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। मोनोग्लिसरैल्डिहाइड में आप एक फैटी एसिड और कराएंगे तो डाइग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और एक फैटिक एसिड और ऐड करवा देंगे तो ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया और ये आपका फैट का फॉर्मेशन हो गया। फैट, ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड आपकी फैट है। तो ये आपकी ग्लिसरॉल हो गया, प्रोपेन में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका ग्लिसरॉल। और इसमें 3 फैटिक एसिड अपन ऐड करवा देंगे तो ये आपके फैट या ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह आपकी फैट का फॉर्मेशन हो गया। अब आपकी ड्राइव्ड लिपिड है, उसका एग्जाम्पल है आपका फॉस्फोलिपिड। तो जो आपका डाइग्लिसरैल्डिहाइड है उसमें आप फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा देंगे तो आपका फॉस्फोएस्टर, अच्छा ड्राइग्लिसरैल्डिहाइड में आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा देंगे तो आपका फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो जो आपने ग्लिसरॉल से आपने जब फैटी एसिड ऐड करवाया था तो आपने एस्टर बॉन्ड बनाया था, ये दोनों तो आपके एस्टर बॉन्ड है। पर जब आप ग्लिसरैल्डिहाइड से आप फॉस्फेट ऐड करवाएंगे तो अपन ने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पढ़ा था, तो यहाँ आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, ये आपका फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन हो गया। अब आपकी जो ये H है अपन उसको अक्स के बराबर मान लेते हैं, तो H बराबर आपका अक्स है तो आपका फॉस्फेटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। पर जब आप अक्स की जगह ये ऐड करवा देते हैं CH2 CHN CH3 CH3 तो आपका बनता है फॉस्फेटिडिल कोलिन,
ये आपका लेसिथीन है। ये बच्चे आप स्ट्रक्चर में ना जाके आप सीधा याद रख लेना कि ड्राइव्ड लिपिड के एग्जाम्पल हैं फॉस्फोलिपिड और फॉस्फेटिडिल कोलिन। इसको आप लेसिथीन भी बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रख लेना। इसके साथ अपना लिपिड कंप्लीट होता है। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।